हेलो फ्रेंड्स, डेट है 25 अक्टूबर 2023। द हिंदू में देखते हैं क्या है। फर्स्ट न्यूज़ है, भूटान एंड चाइना मेक्स प्रोग्रेस इन द बॉर्डर टॉक्स। भूटान एंड चाइना ने बॉर्डर टॉक्स में प्रोग्रेस की है। ये 25th राउंड ऑफ टॉक्स है उनके। देखते पूरा इशू क्या है पहले, फिर उसके बाद फिर न्यूज़ में आएंगे। ठीक है, देखिए 2000 ये इशू की स्टार्टिंग कैसे हुई मैं आपको वो बताता हूँ। 2020 के अंदर ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का एक कॉन्फ्रेंस थी। वहाँ पे चाइना ने ये बोला कि सक्तंग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि ईस्टर्न पार्ट में भूटान के अंदर आती है, उसको आप फंड क्यों दे रहे हो? वो तो हमारी टेरिटरी है, आप भूटान को क्यों फंड दे रहे हो? तो फर्स्ट टाइम चाइना ने इस सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में ये बोला था कि हमारे टेरिटरी। तो ऐसा क्यों बोला होगा? पहली चीज तो ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ भूटान के अंदर आती है और इसकी बॉर्डर नेपाल के साथ टच होती है, अपना सॉरी अरुणाचल प्रदेश के साथ टच होती है। ठीक है, तो अगर इस पे उनका कंट्रोल होगा तो अरुणाचल प्रदेश जो क्लेम करते हैं वो पूरे अरुणाचल प्रदेश को क्लेम किया जाता है। किसके द्वारा क्लेम किया जाता है? चाइना। चाइना बोलता है कि पूरा अरुणाचल प्रदेश हमारा है, नॉर्थ ईस्टर्न बहुत सारे स्टेट्स भी हमारे, ये चाइना हमेशा बोलते रहता है। ठीक है, तो 2020 जून में पहली बार इन्होंने ये बोला कि सक्तंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी है। ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड के कॉन्फ्रेंस के ऊपर। इतना बात समझ में आ गया आपको? तो अभी इनका जो इशू चल रहा है वो 1984 से चल रहा है, बॉर्डर इश्यूज का। ठीक है, 1984 से 2000 अभी ये 23 है। तो 2023 तक इनके अभी तक मतलब अभी अभी वाला टॉक छोड़कर 24 टॉक्स हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी इतने टॉक्स में इनके क्या बात चल रही है? तो ये जो दो टेरिटरी है, जाकरलुंग एंड पासमलुंग, ठीक है, ये जो दो टेरिटरी है जाकरलुंग वैली एंड पासरलुंग वैली, तो ये चाइना ने बोला है कि हमारे टेरिटरी है। 2017 में इन्होंने आके डोकलाम, ये जो प्लेट्यू है यहाँ पे, इसके ऊपर इन्होंने बोला ये हमारे टेरिटरी है। 2017 में फिर इंडियन आर्मी यहाँ पे आई और फिर यहाँ पे स्टैंड ऑफ था बहुत दिनों का। उसके बाद चाइना की आर्मी रिटर्न चली गई और इंडिया की जीत हुई, मतलब भूटान की जीत हुई। और भूटान, दिस वॉज द क्लियर मैसेज कि इंडिया भी हटेगा नहीं अभी। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भी इंडिया की आर्मी खड़ी है, पीछे हटे नहीं अपन। ठीक है, तो 2017 का ये इशू हुआ। तो ये तीन टेरिटरी के इंपॉर्टेंस देखिए क्या है। चाइना क्या बोलता है, अगर डोकलाम प्लेटो पे उनका अगर क्लेम हो जाता है, देखिए यहाँ पे डोकलाम प्लेटो, ठीक है, अगर यहाँ पे उनका टेरिटरी पे क्लेम हो जाता है तो यहाँ पे जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ठीक है, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इसके ऊपर वो अगर ये डिस्कनेक्ट हो गया, सिलीगुड़ी कॉरिडोर अगर डिस्कनेक्ट होता है तो इंडिया के जो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स है, ठीक है, अगर यहाँ पे ये सिलीगुड़ी रेड जो मार्क किया है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है समझिए। अगर यहाँ पे अगर चाइना ने अगर यहाँ पे बम्बार्डमेंट की डोकलाम प्लेट्यू से, तो अगर यहाँ से कनेक्शन टूट गया तो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट का पूरा इंडिया का इनलैंड वाटर, ठीक है, जो मतलब लैंड वे, वहां से कनेक्शन टूट जाएगा। बांग्लादेश से अपन एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये उनकी टेरिटरी है तो वो करने देंगे नहीं करने देंगे वॉर के समय पे अपने को पता नहीं। ठीक है, तो इंडिया इसको खोना नहीं चाहता, इसलिए इंडिया ने बोला है कि जो डोकलाम प्लेटो है वो हम भूटान को, चाइना को देने नहीं देंगे, और इसलिए इंडिया की आर्मी वहां पे खड़ी थी। इतनी चीजें समझ में आ गई आपको? अब ये चाइना ने ऑप्शन क्या दिया है इनको? इनको ये नहीं बोला है कि आप एक्सचेंज कर लो, हम आपके जो नॉर्दर्न जो दो टेरिटरी पे क्लेम कर रहे हैं उसको हम छोड़ देंगे, आप हमको डोकलाम दे दो। तो अभी इसके ऊपर भूटान ने कुछ बोला नहीं है। ठीक है, अभी तक भूटान ने कुछ क्लेम या फिर कुछ बोला नहीं है, लेकिन देखते आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अभी 24th राउंड होगा, अभी 25th राउंड हुआ है, तो इसके बाद देखेंगे। ठीक है, 2006 में ही इंडिया ने भूटान के साथ अपने जो 699 किलोमीटर की जो बॉर्डर थी वो डिमार्केट कर ली, मतलब पूरा अपना लीगल हो चुका है उनके साथ अपनी बॉर्डर। ठीक है, अपना कोई इशू चालू नहीं है इनके साथ। तो अभी ये न्यूज क्या बोल रही है, भूटान एंड चाइना मेक्स द प्रोग्रेस इन द बॉर्डर टॉक्स। 25th राउंड ऑफ डिस्कशन हो गया अभी। ठीक है, और इसके पहले का 2016 में 24th राउंड ऑफ डिस्कशन हुआ था, ये इन्होंने बोला है। भूटान के फॉरेन मिनिस्टर चाइना गए इस मीटिंग के लिए, और वहां पे वो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से उनकी बात की, और उन्होंने बोला कि सुन, मतलब जल्दी ही हम इसके ऊपर कुछ करेंगे। ठीक है, और दिस वाज द फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू द चाइना बाय द भूटनीज फॉरेन मिनिस्टर। मैंने अभी आपको बताया ये फर्स्ट विजिट था, अभी तक कोई भूटान के फॉरेन मिनिस्टर गए नहीं थे चाइना की विजिट पे। ठीक है, और चाइना की कौन सी भी कंट्री के साथ जो फॉरेन रिलेशंस नहीं है, डिप्लोमेटिक फुल फ्लेज्ड रिलेशंस नहीं है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो 5 परमानेंट मेंबर है, ठीक है, उनके साथ भी चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कौन कौन से 5 कंट्रीज है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में? बताइए। यूएसए, ठीक है, उसके बाद यूके,
उसके बाद फ्रांस, फिर चाइना एंड रशिया। ठीक है, ये पांचों कंट्री के साथ भूटान के पर्सनल रिलेशंस नहीं है, मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। ये बात याद आ गई, आप समझ में आ गई। तो उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने जैसे है कि जो भूटानीज एम्बेसडर गए थे, जो भूटान के एम्बेसडर, उनके साथ एक इंडियन मेजर थे जो कि रिटायर थे, इंडियन मेजर जनरल नामगेल। ठीक है, ये ऑफिशियली नहीं है, ये ऐसे ही है, रिटायर्ड मेजर है। तो वो उनके साथ थे, इतना बस न्यूज़पेपर ने छापा है, बाकी कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना याद रखिए कि 24th राउंड ऑफ डिस्कशन हो चुका है और भूटान के किसी के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। उसके बाद क्या बोला गया है कि उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग की थी द हिंदू ने, न्यूज़पेपर ने, और उन्होंने तब भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला था कि देयर उन्होंने ये बोला था कि 3 स्टेप सोल्यूशन है बॉर्डर डिलाइनेशन करने का। तो उन्होंने पहला सोल्यूशन ये बताया था कि पहले हम बैठ के टेबल पे बैठ के पूरा डिमार्क करेंगे, उसके बाद फिर हम ग्राउंड पे जाके उसको विजिट करके उसके बाद फिर डिमार्केशन करेंगे, ये इन्होंने बोला था। ठीक है, इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है कि हम क्लोजली क्या हो रहा है, हरकतें इनकी सबकी हरकतें देख रहे हैं हम, क्लोजली रिलेशन हमारा चालू है, ये इन्होंने बोला है। ठीक है, उसके बाद इंडिया भूटान ने ये भी जताया कि हम चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन, बायलैटरल रिलेशंस बनाएंगे। ठीक है, इसको याद रखिए। 1984 से 2016 तक 24 राउंड्स की बातचीत हो चुकी है। ठीक है, और इंडिया के अंदर एक्सपर्ट्स ने यही बताया अगर एक्सचेंज होता है, ठीक है, जो नॉर्दर्न दो टेरिटरी मैंने आपको बताया था, दो टेरिटरी जम्पार लुंग एंड यहाँ पे देखिए पसम लुंग वैली, अगर ये दोनों के बदले में डोकलाम दिया जाता है चाइना को, तो इंडिया के लिए, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर से खतरा हो सकता है, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट बम्बार्टमेंट करके वो कनेक्शन तोड़ सकते हैं इंडिया के नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स के। इसके अलावा कुछ भी नहीं इस न्यूज में अंदर। यहाँ पे एक ओडिशा से रिगार्डिंग न्यूज है। ओडिशा के IAS ऑफिसर है, मतलब जनरल, ही वॉज अ प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उनके वो प्राइवेट सेक्रेटरी थे। ठीक है, नवीन पटनायक के, और वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव थे। वहाँ के जो रैलीज होती थी, प्रोग्राम्स होते थे गवर्नमेंट के, वहाँ पे वो अटेंड करते थे उसको। और फिर उनका बहुत क्रिटिसिज्म किया अपोजिशन पार्टीज ने उड़ीसा के अंदर, कि बोला यार आप ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, आप डिप्लोमेट हो, आप इतना सारा मतलब यू कैन डू दैट ना, यू कैन पॉलिटिकली एक्टिव, यू कैन बी पॉलिटिकली एक्टिव। ठीक है, तो यही इन्होंने बोला है कि आप ऐसे नहीं कर सकते। अब एडिटोरियल में भी एक आएगा, उसमें भी देखेंगे अपन। तो उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया गया, और रिजाइन करने के दूसरे दिन ही उनको ओडिशा गवर्नमेंट के 5T जो इनिशिएटिव, उसके अंदर उनको चेयरमैन बनाया गया। 5T क्या, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, टाइम एंड ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर उनको, मतलब वो अभी पॉलिटिकली पूरे एक्टिव हो चुके हैं और वो पॉलिटिक्स में आ चुके हैं। ठीक है, यही न्यूज़ है, बाकी कुछ भी नहीं। आपकी क्या राय, आप भी बता सकते हो कि कोई IAS ऑफिसर को पॉलिटिकली ऐसा इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी को एफिलिएशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एडिटोरियल देखेंगे, एंड इंडिया चाइना बॉन्डिंग दैट इज डेंजर ऑफ स्नैपिंग। ठीक है, क्या इशू है पहला बोलता हूँ मैं, पहले आपको इंडिया चाइना की थीम लाइन क्या होगी पहले। 41 चाइनीज डिप्लोमेट्स को अपन ने बोला कि आप चले जाओ, हमारे यहाँ पे मत रहो। इससे पहले क्या हुआ था, निज्जर निज्जर किलिंग हुई थी। निज्जर, एक हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तानी सपोर्टर थे, था, और वो कनाडा के अंदर था। उसको कनाडा के अंदर ही शूट डाउन कर दिया गया किसी अननोन गनमैन की तरफ से। ठीक है, तो उसका इल्जाम कनाडा ने इंडिया के ऊपर लगाया और बोला कि जो हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग हुई है उसमें इंडिया की जो रॉ एजेंसी है उनका हाथ है। तो इंडिया ने बोला सबूत दो, तो उन्होंने बोला कि आपके डिप्लोमेट्स के कन्वर्सेशन हमारे पास है, तो उसी बेसिस पे हम बोल रहे हो। तो इंडिया ने बोला यार ऐसी बात नहीं होती यार, आप ऐसी कैसी बात कर रहे हो। ठीक है, तो इंडिया ने फिर एक्शन लिया ताबड़तोब, और फिर जो 41 डिप्लोमेट्स है इंडिया के अंदर कनाडा के, उनको बोला यार चले जाओ अपने अपने घर पे, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। ठीक है, तो उसी के रिटेलिएशन में कनाडा के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मेलेडिना जोली, फिर उन्होंने भी बोला कि ये तो वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस इसके खिलाफ है ही। ठीक है, तो इंडिया ने बोला ऐसा कुछ खिलाफ विलाफ नहीं है भाई, ये तो हम आपका जो स्टाफ है उसको स्ट्रीम लाइन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टाफ हो गया था आपका। ठीक है, तो ये पूरी बैकग्राउंड है इस आर्टिकल का। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहे हैं एडिटोरियल में, ये बोला गया है कि इंडिया कनाडा के रिलेशंस अच्छे हैं, और इसके अंदर अगर ऐसी कड़वाहट आती है तो क्या हो जाएगा। तो इसके अंदर कनाडा के अंदर भी डिप्लोमेट, मतलब जो पॉलिटिकल स्टर, मतलब बहुत ज़्यादा
ये हो गया है। अपोजिशन पार्टी की कनाडा के अंदर ने बोला है कि इंडिया को अपन खो नहीं सकते, इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने चाहिए। अगर वो पार्टी में आते तो वो इंडिया के साथ फॉर्मल अच्छे रिलेशन बनाएंगे जस्टिन ट्रूडो को हटा के, अगर वो हटते तो ठीक है। तो थोड़ा डाटा दिया गया है कि इंडिया कनाडा के अंदर 2021 में सेंसस हुआ था कनाडा के अंदर, तो वहां पे ये बोला गया था कि 1.86 मिलियन, ठीक है, जो इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं, और ये कंट्री के पूरा 5% पॉपुलेशन की कंट्री के इंडियन लोग ये बनते हैं इनके, ठीक है, ये इन्होंने बोला। और इंडिया का जो 32 मिलियन का डायस्पोरा बाहर है, मतलब अलग अलग देशों में इंडिया के 32 मिलियन लोग रहते हैं, उनमें से 5.8% कनाडा में रहते हैं, ठीक है। ये डाटा आप अच्छे से याद रखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यही उन्होंने बोला है कि ट्रेड में भी बहुत ज़्यादा इंडिया और इसका कनाडा का रिलेशंस है। जैसे कि कनाडा, इंडिया वाज द कनाडा 10th लार्जेस्ट बायलैटरल ट्रेडिंग पार्टनर। कनाडा, इंडिया कनाडा का 10th लार्जेस्ट पार्टनर है, और कनाडा इंडिया का 9th लार्जेस्ट पार्टनर है, ठीक है। आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है, ये चेंज होते रहते हैं हर साल, 2022 का डाटा है, ठीक है। और इन्होंने ये बोला है कि इंडिया और कनाडा ने कन्वेंशन भी साइन करके रखी है, खाली ग्लोबल कॉमनवेल्थ का ही मेंबर्स नहीं है इंडिया और कनाडा, कॉमनवेल्थ के मेंबर्स नहीं है। और उसके बाद उन्होंने ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ्टी एंड ऑर्डरली रेगुलेशन ऑफ माइग्रेट एग्रीमेंट इसको साइन किया है, ठीक है। इसके अंदर आप ऐसी हरकतें नहीं कर सकते, डिप्लोमेट्स को नहीं निकाल सकते, इन्होंने बोला है कि आपको रिलेशन अच्छे रखने चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने वे फॉरवर्ड में ये बोला है कि वी शुड, जो इंडियन गवर्नमेंट अभी इंडियन गवर्नमेंट के अंदर एम्बेसीज के अंदर अपन कैनेडियंस को वीजा नहीं दे रहे, ठीक है। और जो कोविड-19 के पहले जो हालत थे, जैसे कि अपन किसी को वीजा नहीं दे रहे थे, वैसे अपन कैनेडियन किसी को कनाडा जाना है उसको वीजा ही नहीं दे रहे, ठीक है। तो इसकी वजह से कनाडा के अंदर जो हाई स्किल वर्कर्स है, बहुत ज़्यादा स्टाफ है, एजुकेशनिस्ट है, स्टूडेंट जाते हैं अपने, तो वो इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। पायलट रिलेशंस इम्पैक्ट हो सकते हैं। जस्टिन ट्रूडो तो कायम नहीं रहेंगे, लेकिन ये कंट्री कनाडा तो मैप पे रहेगा ना, तो वी शुड मेंटेन गुड रिलेशंस, यही उन्होंने बोला है, ठीक है। इतना इस आर्टिकल में था, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल आया है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। जो ब्यूरोक्रेसी उसका पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है अभी। इन्होंने ये सेंटर का एक नोटिफिकेशन आया है, उसमें उन्होंने बोला है कि नवंबर 20, ठीक है, नवंबर 20 टू जनवरी 25 2024 में इतने दिनों तक एक रैली निकाली जाएगी, एक यात्रा निकल जाएंगी, विकास भारत संकल्प यात्रा। और इस यात्रा को जो लीड करेंगे, रथ को जो लीड करेंगे, वो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हो गए, चीफ सेक्रेटरी वगैरह, ये इसको लीड करेंगे। और इसकी यात्रा में क्या करेंगे, वो 9 ईयर्स 2014 टू 2023 के अंदर गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए वो लोगों तक हम पहुंचाएंगे। तो ये पूरा इशू चल के आया है कि यार आप किसी गवर्नमेंट मशीनरी कैसे यूज कर सकते हो आपके पॉलिटिकल गेन के लिए। अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, तो आप ये कैसे कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसा नहीं है, हम तो हमारे गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए किया है। तो ये पहली बार नहीं हुआ है, उसके पहले भी इंदिरा गांधी जी की जो गवर्नमेंट थी, शी वॉज ऑल्सो एक्यूज ऑफ यूजिंग द गवर्नमेंट मशीनरी फॉर इलेक्टोरल गेन, ठीक है। उनके लिए भी उन्होंने उनके उनके ऊपर भी इसके इंजाम थे कि उन्होंने ये सारी चीजें की है बोल के, ओके। तो अभी इसमें जो अपने काम का निकलता है वो देखेंगे अपन की पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी का अपन मतलब अपने हिसाब से क्या है। अगर पॉलिटिसाइजेशन, क्यों पॉलिटिक्स में ब्यूरोक्रेट इंटरफेयर करते, क्यों इनकी बातें सुनते हैं, तो पहले तो डर रहता है कि यार इन्होंने बहुत ज्यादा करप्शन किया रहता है, आईएएस आईपीएस, ठीक है, मतलब हायर ऑफिशियल्स ने। तो अगर गवर्नमेंट की बातें नहीं मानेंगे तो गवर्नमेंट से उनकी खटास हो जाएंगी, फिर गवर्नमेंट उनकी जो पुराने फाइल्स है जहाँ पे उन्होंने पैसे खाए वो निकाल के उनको टॉर्चर भी कर सकती है, ठीक है। ये ऐसी इंसिडेंट्स हुई हुई है पहले पास्ट में। उसके बाद गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट पावर होती है ट्रांसफर करने की, कोई बात नहीं सुन रहा, ठीक है भाई चले जाओ तुम, यहाँ पे मत रहो, दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाओ जहाँ पे कुछ काम नहीं है, यही होता है। तो और फिर उसके बाद उसके पास गवर्नमेंट के पास अपॉइंटमेंट की पावर भी है। गवर्नमेंट किसी को भी बुला सकती है, किसी को भी डेपुटेशन पे ले सकती है, उनके बंदे बिठा सकती है, ठीक है। इसकी वजह से पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी हो जाता है, ठीक है, दो तीन चीजों की वजह से। लेकिन इससे नुकसान क्या क्या हो सकता है, अगर पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी हो जाएंगी, मतलब पॉलिटिसाइज हो जाएगी ब्यूरोक्रेसी, तो सबसे पहले तो पब्लिक का जो ट्रस्ट होता है वो नहीं रहेगा। सेम समझ रहे हो आप मेरी बात को कि अरे ये तो बंदा गवर्नमेंट का ही है, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता, ठीक है। इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता मतलब अगर ये कुछ भी करे, करप्शन करे, ठीक है, ये करप्शन भी करेगा तो अपन इसकी कंप्लेन भी करेंगे तो कुछ एक्शन नहीं होगी, यही बात आ जाती है उनके अंदर। इसकी वजह से पब्लिक का ट्रस्ट भी उनके ऊपर खत्म हो जाता है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, ठीक है। तो और ये क्या होता है, गवर्नमेंट 5 साल के लिए रहती है, ठीक है, ये 5 साल के लिए रहेगी, अगली गवर्नमेंट 5 साल के लिए आएगी।
ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म जो डेवलपमेंटल अचीवमेंट्स होती है गवर्नमेंट की, जो स्कीम इंप्लीमेंट करनी होती है उसको वो नहीं करती, इसकी वजह से लॉन्ग टर्म ग्रोथ को हैम्पर करता है। ब्यूरोक्रेट्स इनएफिशिएंसी के जैसा बिहेव करते हैं। ठीक है। और ब्यूरोक्रेट इनएफिशिएंसी मतलब क्या ही कौन कर लेगा, ऐसा उनमें कॉन्फिडेंस आता है, वो ऊपर वाले को भी पैसे देते हैं, आपने भी पैसे लेके खाते। ठीक है। तो वो न्यूट्रल होने चाहिए, नॉन न्यूट्रल बिहेवियर करते हैं, उसकी वजह से जो ग्रोथ हैम्पर होती है, यही अपन इतना इसमें डिस्कस कर सकते हैं। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी के ये 6-7 पॉइंट आप याद रखिए और इसको एक्सपांड करके अपन एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे द एज ऑफ मून एज डिस्कवर बाय साइंटिस्ट ने अभी जो अपोलो 17 मिशन के 1972 में सैंपल्स, रॉक सैंपल्स वापस लाए थे अपन ने, तो उसके हिसाब से उन्होंने बोला है कि 4.46 मिलियन पहले ही मून बना था। ठीक है। दिस दे फाउंड दैट इट वाज फॉर्म्ड 110 मिलियन ईयर आफ्टर द सोलर सिस्टम बर्थ। ठीक है। सोलर सिस्टम बर्थ के 1.1 मिलियन ईयर्स के बाद, 110 मिलियन ईयर्स के बाद इसको बनाया गया था, मून को मून बना था। और मून का एज कितना बताया उन्होंने, मून का एज उन्होंने बताया 4.46 मिलियन ईयर्स। ठीक है। इतना याद नहीं, बस इतना याद रखिए कि ये न्यूज में था। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम सेंड्स एक्स्ट्रा एड टू द गाजा सिविलियंस, यूनाइटेड नेशंस ने एक्स्ट्रा एड भेजी है गाजा सिविलियंस के लिए 20 इन पाउंड्स मिलियंस। ठीक है। यूरो, सॉरी इसको यूरो बोलते, 20 यूरो मिलियंस में उन्होंने एड भेजी उसको। और यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक अनाउंस द एक्स्ट्रा एड वुड बी सेंट टू द गाजा सिविलियन, दिस विल ब्रिंग द अमाउंट प्लेस टू द सिविलियन टेरिटरीज बाय ब्रिटेन टू 30 मिलियंस। ठीक है। और टोटल में की पहले 10 मिलियन दिए थे, अभी 20 मिला के 30 मिलियन हो चुके, ये इन्होंने बोला है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेंटर इंट्रोड्यूस्ड डीएनए एंड फेस मैचिंग सिस्टम एट पुलिस स्टेशन अक्रॉस द कंट्री। ठीक है। जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट पिछले साल आया था, उसके अंतर्गत ही गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अभी हम पूरे फेस रिकॉग्निशन वगैरह और डीएनए मैचिंग वगैरह करेंगे और उसका डाटा पूरा बनाएंगे और उसको सेव करके रखेंगे, ये इन्होंने बोला है। इनके रूल्स अभी तक आए नहीं थे, रूल बनाने का जिम्मेदारी इसको दी थी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को। देखते पूरी न्यूज़ क्या है। मोर देन ईयर आफ्टर द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट वाज पास बाय पार्लियामेंट। ठीक है। 1 साल हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट पास हो गया पार्लियामेंट की तरफ से। ठीक है। सेंटर इज सेट टू रोल आउट डीएनए एंड फेस मैचिंग सिस्टम, अभी तक नहीं निकाली है कौन सी सिस्टम से डीएनए एंड फेस मैचिंग करेंगे, एट 1300 पुलिस स्टेशन अक्रॉस द कंट्री। ठीक है। 1600 पुलिस स्टेशन अक्रॉस द कंट्री ये इसको ये करेंगे, ये इन्होंने बोला है। न्यू लॉ इनेबल द पुलिस एंड सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, किसको किसको न्यू लॉ परमिट करता है, पहले तो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, जैसे कि सीबीआई, रॉ। ठीक है। ये सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और उसके बाद पुलिस को, जो स्टेट के अंदर आती है उनको। इनेबल्स द टू कलेक्ट स्टोर एनालाइज द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स, कौन कौन से याद रखिए, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल दोनों भी सैंपल्स कलेक्ट करने की पावर देता है। इंक्लूडिंग द रेटिना एंड आइरिस स्कैन ऑफ अरेस्टेड पर्सन, जिसको भी अरेस्ट करेंगे। कन्विक्टेड और अरेस्ट का डिफरेंस समझिए, जो बंदे के ऊपर आरोप, मतलब जो बंदे को अपन उठा के लाई लेके आई पुलिस, सिर्फ एक्यूज रहे कि यार इसको किसी ने कंप्लेन कर दी, इसने मेरे को मारा, तो उसके एक्यूज है, इसकी वजह से उसको अपन पुलिस ने उठा के लाए, तो उसकी भी सैंपल्स दे सकती है। वो कन्विक्टेड नहीं है, कोर्ट ने उसको बोला नहीं इसने ये क्राइम किया है उनके, ये डिफरेंस है एक्यूज और कन्विक्टेड के बीच में। एक्यूज मतलब सिर्फ उसके ऊपर इंजाम है, और कन्विक्टेड मतलब कोर्ट ने बोल दिया भाई यार यू आर कन्विक्टेड, आपने इंजाम आपके ऊपर साबित होते हैं और आपको सजा होगी। ठीक है। तो जो जो एक्यूज रहे, जिसको उठा के लाई गवर्नमेंट पुलिस, ठीक है, तो उनके ऊपर उनके भी ये सैंपल्स कलेक्ट कर सकते। लॉ वाज पास इन पार्लियामेंट 2020, अप्रैल 2022 में लॉ को पास कर लिया गया था पार्लियामेंट में। ठीक है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन टास्क्ड विथ रोलिंग आउट एक्ट, एक्ट को, एक्ट के लिए जो कोई लॉज बनाने थे, उसके अंदर रेगुलेशन बनाने थे, वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को बोला गया था। वॉज असाइन द टास्क टू फाइनलाइज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द पुलिस ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल्स कौन सी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करेंगे, वो किसको बनाना था, इनको बनाना था, एनसीआरबी को। Act and rules do not explicitly mention in the collection of DNA samples and face matching procedure.
इसके ऊपर कोई मेंशन नहीं किया गया। द NCRB in the meeting with the state police and informed them that the measures would be rolled out around 1300 locations across the police station, कमिश्नरेट्स एंड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स एट द स्टेट एंड हेडक्वार्टर। पहले इन्होंने बोला है कि 1300 हेडक्वार्टर्स इसके ऊपर पुलिस स्टेशन में अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ऑल ओवर इंडिया करने से पहले। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यूनियन होम मिनिस्ट्री constitute a domain committee for सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। यूनियन होम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई है, डोमेन कमेटी, इसके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इस एक्ट के। उसके बाद उन्होंने एक टेक्निकल सब कमेटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर कैप्चरिंग डीएनए मेजरमेंट हैज बीन आल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड। एक ये दो कमेटी बनाई, इतना याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। स्टेट हैज बीन आइडेंटिफाइड द लोकेशन, स्टेट को बोला आप लोकेशन आइडेंटिफाई करो एंड प्रिपेयर द साइट्स वेयर द मेजरमेंट कलेक्शन यूनिट्स में बी एस्टेब्लिश्ड। जो ये सारा डाटा कहाँ पे रखा जाएगा, स्टोर कहाँ पे किया जाएगा, उसके लिए मेजरमेंट कलेक्शन यूनिट्स कहाँ पे ये सारा डाटा कलेक्ट भी किया जाएगा, उसके यूनिट्स बनाए, वो सजेस्ट करने को स्टेट गवर्नमेंट को ये बोला गया है कि आप लोकेशंस को बताइए कि कहाँ पे ये कलेक्ट कर सकते। सेंट्रल बॉडी अंडर द होम मिनिस्ट्री विल बी द रिपोजिटरी ऑफ द डाटा एट द नेशनल लेवल, ठीक है। एक सेंट्रल बॉडी बनाएंगे अंडर द होम मिनिस्ट्री, विल बी द रिपोजिटरी मतलब वो स्टोर करेगी ऑफ द डेटाबेस ऑफ द नेशनल लेवल, ये उन्होंने बोला। दिल्ली पुलिस का एग्जांपल दिया गया। दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स said they were recording the measurements such as the thumb and finger impressions and the photograph of accused person according to the old format के हिसाब से हम अभी उसको कर रहे हैं। एंड ऑल्सो यूजिंग, अभी ये नया तरीका भी यूज कर रहे हैं, नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम NAFIS, नेशनल ऑटोमेटिक फिंगर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम NAFIS, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ये यूज कर रहे हैं अंडर NAFIS। अनदर प्रोजेक्ट, इसके अंदर एक और प्रोजेक्ट भी हो रहा है, अनदर प्रोजेक्ट मेंटेन्ड एंड मैनेज्ड बाय NCRB। वर्क क्या हो रहा है, वर्क स्टेशन एंड स्कैनर हैव बीन पुट अराउंड 1300 पुलिस स्टेशन। इट हैज बीन फिंगरप्रिंट डिटेल्स एंड यूनिक 10-digit नंबर मोर देन 1 crore पीपल एक्यूज्ड एंड कन्विक्टेड अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। जिसके अंदर और एक ये कर रहे, जिसके अंदर वो 10 नंबर का एक दे रहे, किसको दे रहे, फिंगरप्रिंट के डिटेल्स के हिसाब से। इट हैज फिंगरप्रिंट डिटेल्स अ यूनिक 10-digit आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ मोर देन 1 crore पीपल। अभी तक उन्होंने 1 करोड़ पीपल को 10-digit नंबर देंगे जो भी एक्यूज हुए और कन्विक्टेड, दोनों का डिफरेंस मैंने अभी आपको बता दिया है। दिस डेटाबेस इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड विद द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट, इसी एक्ट के अंदर इसको भी स्टोर किया जाएगा डेटाबेस को इसकी, ठीक है। द एक्ट रिप्लेसेस 100-year ओल्ड प्रिजन एक्ट 1920। ये नया जो एक्ट आया है पिछले साल, उसने किसको रिप्लेस किया है, प्रिजन एक्ट 1920 को। whose scope was limited to the capturing finger impression, footprints, photographs and convicted prisoners and a specific category of arrested and non-convicted persons under the order of magistrate। पहले क्या करना करता था, मैजिस्ट्रेट को ऑर्डर लेके ही ये सारी चीजें कलेक्ट करने को ऑर्डर था। ऑफिशियल सेड दैट द NCRB concerned against the misuse of data by ensuring identification and deployment of appropriate safeguard, adding that the only designated officials must have been in access in the real time। सिर्फ जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर हो गए उनको ही इसका एक्सेस मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा, ये इन्होंने बोला है। और जब ये एक्ट आया था पार्लियामेंट के अंदर तब ऑपोजिशन ने बोला था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इट इज एन अटैक ऑन द प्राइवेसी वगैरह, ठीक है। ये सारी बातें उन्होंने बोली थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। उसके बाद द फूड लेबल्स टू बी QR कोड टू हेल्प द विजुअली डिसेबल्ड, कुछ भी नहीं है। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनके लिए आप क्विक रिस्पांस कोड हर प्रोडक्ट पे लगाइए, जिसके हिसाब से उसको स्कैन करके वो उसको सारे इंग्रेडिएंट्स क्या है क्या नहीं है वो सब बता सके, ये उन्होंने बोला है, ठीक है। तो ये विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए उन्होंने बोला है कि आप QR कोड लगाइए हर फूड आइटम के ऊपर, ठीक है। यही इस न्यूज में, बाकी कुछ भी नहीं है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन टॉप डिप्लोमेट बोरेल कॉल्स फॉर ह्यूमैनिटेरियन पॉज टू इजराइल हमास वॉर। क्या बोला इन्होंने बोरेल, नॉर्म्स अप्लाई रिगार्डलेस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम्स और परपरेटर्स, सिविलियंस इन द गाजा कुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल कलेक्टिवली फॉर हमास एक्शन, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि नॉर्म्स अप्लाई रिगार्डलेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ विक्टिम्स एंड परपरेटर्स, जिसने इंजाम किया है और जो जिसके ऊपर इंजाम हुआ है विक्टिम्स, इसके लिए कोई नॉर्म्स अप्लाई नहीं हो रहे। जो गाजा के अंदर सिविलियन लोग रह रहे हैं उनको अकाउंटेबल नहीं पकड़ा जा सकता जो हमास ने किया है,
ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है, अच्छी बात है। श्रीलंका अनाउंस द फ्री वीजा फॉर इंडियंस टू बूस्ट द टूरिज्म। इंडिया, श्रीलंका ने बोला है कि इंडियन लोगों को हम फ्री टूरिज्म वीजा देंगे, तो आपको घूमने जाना हो तो आप जा सकते हो श्रीलंका, ठीक है, और फ्री वीजा मिलेगा अपने को वहाँ पे। थैंक यू, एंड आज के पेपर में इतना ही था। थैंक यू फॉर द डिस्कशन।